नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। इस समय मौजूद हैं हुड्डा सेक्टर में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला महामंत्री राजेंद्र बैसला के निवास पर। आप ये ग्रीनरी देख रहे हैं, ये ग्रीनरी हुड्डा सेक्टर की बहुत बड़ी पहचान भी है। हर हाउस के आगे यानी कि हर मकान के आगे पूरी बेल्ट ग्रीनरी से सजी हुई है और आजकल तो ग्रीनरी चाहिए भी सही। बहरहाल पलवल विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं राजेंद्र बैसला। आइए जानते हैं उनसे आने वाले चुनाव में क्या तैयारी की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की। बैसला साहब, अक्टूबर में चुनाव होने वाले हैं जी। उससे पहले आचार संहिता भी लग सकती है जल्दी जी। तो क्या तैयारियां आपकी भारतीय जनता पार्टी की जिले की तीनों सीटों पर, क्योंकि इस समय एंटी इनकम्बेंसी का शिकार हो सकती है। 10 साल से आपकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार है 10 साल से। देखिए भूटानी जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने श्रोताओं से, व्यूअर्स से जुड़ने के लिए मुझे एक मंच दिया और आज बहुत पवित्र दिन है। आज हम शिव जी के इस पवित्र दिन, महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर हम बैठे हैं, तो सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, सभी व्यूअर्स को, सभी क्षेत्रवासियों को। दूसरा, आपने जो एक विषय उठाया है, ये प्रश्न किया, इसको लेकर के, चुनाव को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो फुल टाइमर कार्यकर्ता है, वो पार्ट टाइम कार्यकर्ता नहीं है दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह। वो साल के 12 महीने 365 दिन वो पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार रहता है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। अभी चुनाव में 2-2.5 महीने लगभग हैं, लेकिन पार्टी अगर आज भी चुनाव करा ले, सरकार आज भी चुनाव कराए, तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। जहां तक एंटी इनकम्बेंसी की बात है, मैं समझता हूं कि हरियाणा के अंदर एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी है, और वो प्रो इनकम्बेंसी का कारण है हमारी सरकार के कामकाज। हमने इस 10 सालों के अंदर जो सरकार में काम किया है, चाहे वो नौकरियों में पारदर्शिता को लेकर के हो, विकास के कार्यों को लेकर के हो, महिलाओं के कार्यों को लेकर के हो, युवाओं के कार्यों को लेकर के हो, वो सब चीज़ें आज हरियाणा की जनता की डिमांड बन चुकी है। और उन्हीं के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में पूर्ण बहुमत के साथ में तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। कैसे बनाएगी सरकार? आपकी सब बात करें, सड़कों की हालत तो बड़ी खस्ता है, सीवरेज व्यवस्था ठप पड़ी हुई है, बिजली आपकी आती नहीं है, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, हर वर्ग त्रस्त है। आज की समस्या जो है, जो मूलभूत समस्याएं हैं। जहाँ तक स्वास्थ्य की बात की है, 200 बेडेड का अस्पताल बना दिया, सरकारी अस्पताल पलवल का, लेकिन वहाँ ना डॉक्टर्स हैं, ना नर्स स्टाफ है, ना दवाइयाँ हैं। कैसे आप सरकार बनाने का दावा करते हो? भूटानी जी, आपके सवाल में ही आपका जवाब है। असलियत में क्या है, कांग्रेस की सरकार जब हरियाणा से विदा हुई 2014 के अंदर, तो उसने इतने बड़े गड्ढे खोदे कि उनको भर पाना थोड़े समय के अंदर वो मुमकिन नहीं है। आपने खुद ने ये स्वीकार किया कि हमने 200 बेड का हॉस्पिटल बनवाया, हमने जगह जगह पर कॉलेज बनवाए, हमने नर्सिंग कॉलेज, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का हमारे यहाँ पर काम चल रहा है। ये सारे काम करवाए किसने? ये हमने ही करवाए हैं ना। तो हुड्डा सरकार ने सरकारी अस्पताल बनाया था 100 बेडेड का। हाँ, उसको अपडेटेड किया है। वो हुड्डा सरकार के अंदर जो पलवल का सरकारी हॉस्पिटल है, भूटानी जी, मुझे इसको बात को कहने में कोई गुरेज नहीं, वो हॉस्पिटल कम और झूठे मुकदमों को के लिए MLR कटवाने का एक अड्डा बन करके रह गया था। हमारी सरकार के अंदर आकर के आप आज जा करके देखिए, रिकॉर्ड OPD हमारे यहाँ पर होती हैं। चाहे महिलाओं की डिलीवरी की बात हो, लोगों के अलग अलग रोगों में निदान की बात हो, आज पलवल क्षेत्र के लोगों को यहाँ पर एक समाधान मिल रहा है और इसको हम लगातार अपग्रेड कर रहे हैं। देखिए, विकास एक लगातार सतत प्रक्रिया है। अब कई सारी जगह नालों पे पानी भर जाता है, वहाँ पर अवैध कब्जे हुए पड़े हैं, तो उनको हटवाने में, वो सब चीज़ों में समय लगता है। वो हम काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। और पहले की तुलना में अगर आप तुलनात्मक रूप से देखें, 2004 से और 2014 तक का जो समय था, उसकी तुलना आप 2014 से लेकर के 2024 के भाजपा के कार्यकाल से करके देखेंगे तो आपको ज़मीन और आसमान का अंतर दिखेगा। लेकिन आने वाले 2024 से आने वाले 5 साल के लिए बहुत जोर शोर से तैयारी कर रही है कांग्रेस जी। हरियाणा मांगे जवाब, आपकी सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। 15 या 17 की आरोप तय करके चार्जशीट तैयार कर देगी या आपकी सरकार के खिलाफ जवाब देना आपको भारी पड़ रहा है, ऐसा कहना है करण सिंह दलाल का और उनके साथियों का। और करण सिंह दलाल 5 अगस्त को ब्राह्मण धर्मशाला में एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रहे हैं, जिसमें वो अपने साथ पूर्व मंत्री हर्ष कुमार को भी मिला रहे हैं। उनका ये दावा है कि काफ़ी ज्वाइनिंग भी कराएंगे। इसमें बीजेपी के भी नेता होंगे और इनेलो के नेता होंगे, जेजेपी के भी नेता होंगे। कई नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, यानी कि करण सिंह दलाल को ज्वाइन कर रहे हैं। आपके सवाल कई हो जाते हैं तो मैं भूल जाता हूं, लेकिन मैं फिर भी एक एक का उत्तर देने की कोशिश करूंगा।
एक कहावत है भूटानी जी हमारे यहाँ पर, छाछ बोले सो बोलें, छलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। कोई व्यक्ति, साधारण व्यक्ति जिसकी पीड़ा हो, वो भारतीय जनता पार्टी से अपनी शिकायत करे तो हमें समझ में आता है। हो सकता है 100% लोगों को हम समाधान ना दे पाए हों, लेकिन अगर कांग्रेसी भी हिसाब मांगेंगे तो ये तो बड़ी मतलब उन लोगों के लिए देखने वाली बात है, हास्यास्पद बात है। कांग्रेस सरकार जिसने इतने समय तक हरियाणा को लूटा, हरियाणा के युवाओं को हक को मारा, आज वो भाजपा से सरकार से जवाब मांगेंगे। जिन लोगों के जो कलम चला दी जाती थी कि इसका बेटा एसडीएम लगेगा, इसका बेटा सरकारी नौकरी लगेगा, इसका बेटा मास्टर लगेगा, इसका बेटा सिपाही लगेगा, जिनके यहाँ पर सूटकेस भर भर करके नोट जाया करते थे, तहसीलदार कौन लगेगा, इनकी पर्चियाँ बनती थी जिनके घरों पर बैठ करके, वो भारतीय जनता पार्टी के दो संत जो मुख्यमंत्री रहे हैं, चाहे मनोहर लाल जी हों और नायब सैनी जी हों, जो रात को 12 बजे भी जग करके आम जनता से मिलते हैं, उनके लोगों के काम कराने का वो मादा रखते हैं, और बिना निष्पक्ष के, बिना किसी भेदभाव के जो लोगों के काम करते हैं, उन लोगों से जवाब मांगेगी। और कौन मांगेगी? कांग्रेस, जिसने देश को लूटने का काम किया। उसके बाद में अगर आप बात कर रहे हैं यहाँ पर जाने की, देखिए ये एक चुनावी मौसम है, चुनावी मौसम में ये तब्दीलियां चलती रहती हैं। कुछ लोग यहाँ के वहाँ जाएंगे, हर किसी का अपना देखने का एक नज़रिया रहता है। कुछ लोगों को लगता है कि यार यहाँ पर सरकार में जाने से शायद फ़ायदा हो सकता है, उनकी पार्टी ज्वाइन करने से मुझे फ़ायदा हो सकता है। फ़ायदा केवल सरकार में जाने का नहीं होता है, दबाव रहता है कई सारी चीज़ों का, उसके कारण भी कोई व्यक्ति उधर जा सकता है, और कुछ लोग इधर भी आ सकते हैं। अभी हमने तो काम शुरू किया है, अभी ज्वाइनिंग के लिए अब हमने काम शुरू किया है, तो कुछ लोग हमारे यहाँ पर भी आएंगे, वो तो आदान प्रदान चलता रहेगा। कुछ बहुत सारे लोग ऐसे भी रहते हैं, मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं, कि जिन्हें जब लगा, जो मलाई के लिए रहते हैं, सत्ता के साथ में रहते हैं, उनको लगता होगा कि आज भाजपा की सरकार आ रही है तो चलिए भाजपा के साथ में चलते हैं, और जिनको लगता है कि आज अगर कुछ और सत्ता में परिवर्तन हो सकता है तो वो वहाँ पर जाने का काम करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेंथ है, जो हमारी कोर स्ट्रेंथ है, वो ये ऊपर से राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो मजबूती है वो हमारे बूथ स्तर का कार्यकर्ता, पन्ना स्तर का जो कार्यकर्ता है, वो हमारी मजबूती है। और वो हमारा जो कार्यकर्ता है वो आज भी पूरी तन्मयता के साथ में, पूरी हिम्मत और हौसले के साथ में भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ा हुआ है, वो वहाँ पर काम कर रहा है, और वही भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का काम करेगा। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी के नेता पलवल विधानसभा क्षेत्र में करण सिंह दलाल से डरते हैं। उनका ये कहना है, बीजेपी के कई नेताओं का दबे सवालों में जब बात चलती है तो करण सिंह दलाल के साथ चलती है, और ये भी कहते हैं कि पिछली बार 28,000 वोटों से भले ही हरा दिया था, लेकिन इस बार टेढ़ी खीर है। इसमें कितनी सच्चाई मानते हैं आप? मैं इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं मानता हूँ। करण सिंह दलाल से डरने की कोई बात ही नहीं है। वो भी हमारी और आपकी तरह एक व्यक्ति हैं, कोई भूत प्रेत या कोई ऐसा कुछ नहीं है कि भाई उनसे डरने का क्या कारण हो सकता है। एक नेता दूसरे नेता से क्यों डरेगा भाई? अगर किसी ने कुछ गलत कर रखा है तो वो हर व्यक्ति से डरेगा। हार का डर कह रहा हूँ मैं। हार का डर नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है वो इंटैक्ट है, उसमें किसी तरह की कोई सेंधमारी नहीं हुई है। 2-4 व्यक्ति हो सकता है इधर उधर हो जाएं, वो एक अलग विषय है। लेकिन करण सिंह दलाल, मैं भूटानी जी आपको आज आप इंटरव्यू कर रहे हैं तो आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। पिछले वर्ष की बात है, 2023 की, हमने और आपने एक इंटरव्यू किया था, आपने इंटरव्यू किया था 2023 में रेस्ट हाउस के अंदर मेरा, शायद वो आपके पास में क्लिप हो अभी भी। तब आपने इस तरह के प्रश्न किया था कि इनको लोकसभा की टिकट मिल सकती है कांग्रेस की। तब मैंने एक बात बोली थी भूटानी जी कि करण सिंह दलाल को कांग्रेस टिकट नहीं देगी, और 2024 के विधानसभा चुनाव के अंदर वो एक सहानुभूति के साथ में जाएंगे कि भाई मुझे 2019 में चुनाव हार गया, 2024 में टिकट नहीं मिली लोकसभा की, कम से कम अब तो जनता मेरी लाज रख ले। तो इस तरह की और आज वही चीज़ें हो रही हैं, तो वो हो सकता है कोई सहानुभूति में कुछ थोड़ा बहुत वोट मिल जाए, लेकिन जनता उन्हें पूरी तरह से नकार चुकी है, और उनकी पार्टी में भी उनका क्या कद है इस बारे में मुझे कोई बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके बावजूद भी आपकी पार्टी के विधायक है दीपक मंगला हैं, लगातार 2 योजनाओं से वो सत्ता में केंद्र की धुरी बने हुए हैं। इस बार तो विधायक रहे हैं 2019 में। 2024 के चुनाव के लिए ये कहा जा रहा है कि विधायक दीपक मंगला ने भले ही काम किए हैं, लेकिन निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। देखिए, मैं कोई सर्वेयर नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं जनता के बीच में जाता हूँ। मैं व्यक्तिगत बात नहीं करता हूँ किसी से, मैं लोगों से भारतीय जनता पार्टी के विचार की बात करता हूँ, हरियाणा में जो सरकार है उसके बारे में बात करता हूँ,
और मुझे लगता है कि हरियाणा में लोगों की किसी भी तरह से नायब सैनी जी जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं उनको लेकर के हरियाणा की जनता में एक बहुत उत्साह है। जनता चाहती है कि ऐसा व्यक्ति तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। अब चुनाव जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं, आपकी सक्रियता भी बढ़ती जा रही है, तो आप किन आधार के साथ, किन मुद्दों के साथ जा रहे हैं जनता के बीच में? क्योंकि जनता आपसे काम चाहती है और काम के मामले में कई मामलों में आप लोग पिछड़ रहे हैं। जैसे सड़क की बात हो, पानी की बात हो, बिजली की बात हो, उसमें आप पिछड़ रहे हैं। फैसला जी, कुछ शाम का वक्त है जी। और अंधेरा भी हो रहा है, दोनों टाइम मिल रहे हैं, मुझे लगता है कि अंदर चलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आइए अंदर बैठते हैं, वहाँ पर आगे का हम कार्यक्रम जो है इंटरव्यू का वहीं पर करते हैं। ठीक है जी। फैसला जी, मैंने नीचे आपसे ये पूछा था कि आप किन मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, क्योंकि समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, बिजली हो, पानी हो, या चिकित्सा की हो, सीवरेज की हो, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है, लोगों की शिकायतों को भी सुनना पड़ रहा है, तो आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? देखिए बुटानी जी, एक कुछ मुद्दे तो ऐसे हैं जो हमेशा चलने वाले हैं साथ में। सड़कें बनना, टूटना, फिर बनना, फिर टूटना, ये एक क्रम है, इसे हमें स्वीकार भी करना होगा और वो विकास लगातार चलता रहना चाहिए। तो हमारा एक मुद्दा तो ये है कि उस विकास में चाहे सड़कों की बात हो, सीवरेज की अच्छी व्यवस्था की बात हो और साफ़ सफाई की व्यवस्था की बात हो, इस सब चीज़ में हमें पहले से ज़्यादा अच्छा काम करना है। एक तो हमारा मुद्दा ये है। दूसरा, मैं एक व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूँ कि आज की तारीख में हमें एक पर्यावरण को लेकर के बहुत बड़ा काम करने की ज़रूरत है और पलवल में उसका एक बहुत बड़ा स्कोप है, तो वो हम कर सकते हैं। मैं चाहे निजी रूप से भी मैं इस बात को हमेशा कोशिश करता हूँ। अभी पीछे मेरा जन्मदिन था, तब भी मैंने उस अवसर पर 71 पेड़ लगाए थे और लोगों के साथ में मिलकर के, और वो केवल पेड़ लगाना ही नहीं है, उनके साथ में उनमें ट्री गार्ड लगाए, वहाँ पर पानी की व्यवस्था की और मैं कल भी वहाँ पर देख करके आया तो लगभग उनमें से अभी तक एक भी पौधा मुरझाया नहीं है। तो पर्यावरण को लेकर के काम करने की ज़रूरत है। ये कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पे हमें काम करना है। दो बड़े मुद्दे ऐसे हैं जो कि मेरा एक व्यक्तिगत रूप से मुझे लेने हैं। मैं ये मानता हूँ कि अगर पार्टी ने मुझे यहाँ से अवसर दिया और लोगों ने यहाँ से मुझे चुना तो उन पर मैं बहुत गंभीरता के साथ में काम करूँगा। बुटानी जी, पलवल एक ऐसा क्षेत्र है जिसके कि अंदर अपार संभावनाएं हैं। आप बात करें पलवल की कनेक्टिविटी को लेकर के, पलवल के अंदर दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे, पलवल में मानेसर, केएमपी, केजीपी और ये अपना पुराना हाईवे जो है, सारे यहाँ से निकल रहे हैं। तो पलवल की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी पलवल की है। ये हमने पिछले 10 सालों के अंदर कर दी है। अब हमें माने कि हमने नींव तो अच्छी बना दी है, अब इस पर एक अच्छा भवन खड़ा करना है। और भवन कैसे खड़ा होगा? हमारे यहाँ पर थोड़ा युवाओं में रोज़गार की एक बड़ी समस्या है। हमारे बच्चे, सभी तरह के वर्ग के बच्चे रहते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं 10वीं कर ली, 12वीं कर ली या बीए कर ली, लेकिन उनकी नौकरी नहीं लगती है। अगर हमारे यहाँ पर कोई आईएमटी बने या कोई इस तरह की बड़ी कंपनी हमारे यहाँ पर निवेश करती है पलवल के अंदर, तो युवाओं को बड़े स्तर पर रोज़गार मिल सकता है। जो बच्चे 10वीं 12वीं करके घर बैठ जाते हैं, चाहे उन्हें क्लर्क की, कंप्यूटर ऑपरेटर की, मैनेजर की, सुपरवाइज़र की, किसी भी तरह की जो नौकरियाँ हैं वो हमारे बच्चों को लगेंगी, मिल सकती हैं। तो इससे क्षेत्र के युवाओं का एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और दूसरा, युवाओं के लिए हमारी एक प्लानिंग ये है कि यहाँ पर पलवल के अंदर कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का केंद्र खेलों का ऐसा बने जिसमें कि खेलों की अच्छी व्यवस्था हो और साथ में ही अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ में उसमें विश्व स्तरीय कोच भी हमारे यहाँ पर हों। आज हम ओलंपिक चल रहा है, ओलंपिक में हर राज्य के बच्चे लोग जो हैं, खिलाड़ी जो हैं, वो मेडल लेकर के आते हैं। हरियाणा के भी लड़के उसमें लड़के लड़कियाँ मेडल लेकर के आते हैं। लेकिन जब उस हरियाणा के अंदर हम ये देखते हैं कि पलवल का कोई खिलाड़ी ऐसा था जो वहाँ पर भाग लेने के लिए गया या नहीं गया, और जब हमें वो नहीं मिलता, उसका एक मन में कहीं एक कमी महसूस होती है। तो पलवल में ओलंपिक स्तर के खिलाड़ी यहाँ पर पैदा हों, इस बात की हमारी एक कोशिश है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जिला महामंत्री थे आप, अब पद नहीं है आपके पास, ये डिमोशन माना जाए या क्या माना जाए? नहीं, ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय था। मैं पिछली बार ज़िले में महामंत्री था। अब की बार जब दूसरी टीम बनाई तो पार्टी ने मुझसे पूछा कि राजेंद्र जी, आपकी योजना क्या है? तो मैंने उन्हें बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये बताया कि मेरी इच्छा ऐसी है कि मैं पलवल से चुनाव लड़ूं, मैं ये चाहता हूं, उसके तैयारियों के लिए मुझे समय चाहिए, और अगर मैं पार्टी में कोई दायित्व लेता हूं तो कहीं ना कहीं फिर मैं उस काम को ठीक से नहीं कर पाऊँगा। भूटानी जी, मैं अपनी जो मेरी पृष्ठभूमि है, मैं कोई बहुत बड़े परिवार से नहीं हूँ, कोई बहुत धनाढ्य परिवार से नहीं हूँ। मेरे नाम के पीछे किसी नेता का,
किसी बड़े बाप का, किसी इस तरह का कुछ भी मेरे से नहीं जुड़ा है। मैं तो एक बहुत साधारण परिवार से निकला हुआ एक साधारण सा छात्र हूँ। तो अब यहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ से एसडी कॉलेज से मैंने बीएससी करी 2004 में, और उसके बाद में मैंने प्राइवेट नौकरी करी है 10 साल। मैं जो हमारे शटल होते हैं, लोकल ट्रेन होती हैं, इनमें मैंने 10 साल मैं भी इनमें चला हूँ। प्राइवेट सेक्टर के अंदर 10 साल नौकरी की है। उसके बाद छोटा मोटा व्यापार करके, और फिर ईश्वर की बड़ी कृपा रही, कुछ उद्योग ठीक चला तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और संघ से जुड़े उसके बाद में मन के अंदर एक ऐसा विचार हुआ कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर के जनता की सेवा में हम बेहतर तरीके से अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं। उन मुद्दों को लेकर के राजनीति कर रहे हैं, और उन्हीं मुद्दों से जुड़ करके राजनीति आगे भी करेंगे। रही बात पार्टी की जिम्मेदारी की, भारतीय जनता पार्टी अपने किसी भी निष्ठावान कार्यकर्ता को कभी भी घर नहीं बैठने देती है। अभी 2 दिन पहले भी पार्टी ने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है, जिसके अमित शाह जी जिसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं डायरेक्टली। उन्होंने ज्वाइन बीजेपी अभियान एक चलाया है, और उसका जिला संयोजक का दायित्व यहाँ पर से मेरे को दिया है। उसके प्रदेश के संयोजक उमेश शर्मा जी हैं। तो ज़िले में भाजपा ज्वाइनिंग अभियान जो चलेगा, वो उसकी जिम्मेदारी पार्टी ने मेरे को दी है, और इसमें हम बहुत अच्छा काम करके दिखाएंगे। अच्छा, जिले में संगठन में कोई फेरबदल भी हुए हैं, कुछ बदले भी हैं पदाधिकारी? ये समय समय पर कार्यकर्ता की क्षमता के अनुसार और वो सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो कई बार फेरबदल होता है, उसे हमें नकारात्मक भाव से नहीं लेना चाहिए। मैं समझता हूँ कार्यकर्ता को उसकी योग्यता के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार जिम्मेदारी दी जाती है। ये फेसबुक पे ये लिखा हुआ आ रहा है कि आशा भारद्वाज नई जिलाध्यक्ष होंगी महिला इकाई की। जी जी। तो ये कब ज्वाइनिंग हुई उनकी? मेरे ख्याल से इसकी आज ही घोषणा हुई है। आशा बहन जी हमारी पड़ोसी भी हैं, और मेरे उनके बड़े अच्छे संबंध हैं। तो उन्हें भी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष बनने की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बड़ी निष्ठावान कार्यकर्ता हैं पार्टी की। एक आशा को निराशा में बदल दिया, एक आशा को और आशा में बदल दिया? नहीं, उनको आशा को निराशा में नहीं बदला है। पार्टी उन्हें कुछ ना कुछ उनके अनुरूप, हो सकता है उनकी कोई और इच्छा रही हो, या पार्टी ने उनके अंदर कुछ और क्षमता देखी हो, तो पार्टी उनसे उस तरह का काम लेगी। तो ये थे हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला महामंत्री और पलवल विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय राजेंद्र बैसला। आपने उनको बताया कि ज़मीन से उठकर आगे बढ़े हैं, और आज ईश्वर की कृपा उनके साथ है। साथ ही अगर पार्टी आलाकमान की कृपा होती है तो उनको टिकट मिलेगा, तो उनका दावा है कि वो जीत दर्ज करेंगे और अपने क्षेत्र का विकास भी करेंगे। बहरहाल, आप हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया अवश्य दें। याद रखिएगा, आपके भरोसे हमारा चैनल चल रहा है, इसलिए ये कृपा आप हमारे ऊपर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को लाइक, फॉलो, कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया ये आप शेयरिंग के साथ ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।